Hi guys, I am Conventional Guruji. Welcome you all for daily financial editorial discussion. यहाँ हम डेली बेस पे रोज़ के रोज़ इकोनॉमिक्स टाइम्स, लाइव मिंट, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन के आर्टिकल डेली बेस पे डिस्कस करते हैं किसी भी यूट्यूब चैनल पे डेली बेसिस पे, या नॉर्मली भी ये सब आर्टिकल इतने बिजनेस न्यूज़पेपर के नहीं डिस्कस किए जाते हैं। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, अपना योगदान दें लाइक एंड सब्सक्राइब करके इस यूनिक काइंड ऑफ इनिशिएटिव के लिए। जो आर्टिकल्स हैं ये आपके आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, यूपीएससी, एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम आर्टिकल आज डिस्कस करने जा रहे हैं 30 जून 2020 को, आर्टिकल हमारा पहला आर्टिकल होगा फाइनेंशियल एक्सप्रेस से कि इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम में। ग्लोबल जो चाइना से जो कंपनीज दूसरी कंट्रीज में जाना चाह रही है, इंडिया को वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। इंडिया क्या कर सकता है, क्या एडवांटेज है इंडिया के पास। अच्छा आर्टिकल है, इसमें डिटेल में डिस्कस किया गया है। आज इकोनॉमिक्स टाइम्स में जो आर्टिकल आए थे दैट इज़ बेस्ड ऑन कोविड-19 के बेस पे थे, जिसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। वाइट लेबल एटीएम पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड में आया जिसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल लाइव मिंट में आया दैट इज़ बेस्ड ऑन एनपीए, क्या प्रोविजनिंग, क्या रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम आरबीआई एंड गवर्नमेंट लाना चाह रही है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया गया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल जो कि लाइव मिंट में आया था दैट इज़ कि जीएसटी जो अच्छे से पहले इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, उसे इम्प्लीमेंट करने का आज के टाइम में बेस्ट तरीका है, बेस्ट टाइम है। उसे हम आज रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, उसे वापस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं थे बिकॉज ऑलरेडी इकोनॉमी इतनी डाउन है। आप टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना चाहेंगे तो इकोनॉमी और डाउन हो जाएगी। तो आर्टिकल में इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं थे, जबकि कुछ वेग बातें की गई थी, सो इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमारा पहला आर्टिकल आज होगा दैट इज़ आरबीआई वरीज ऑन एनपीए एंड लोन रीकास्टिंग। रिसेंट में अभी आपने देखा होगा कि आरबीआई और गवर्नमेंट प्रपोजल लाना चाह रही है लोन रीस्ट्रक्चरिंग का, बिकॉज कोविड-19 के कारण काफ़ी इकोनॉमी डाउन हो गई है। कई कंपनीज लोन नहीं दे पा रही हैं, लोन नहीं देने पाने के कगार पे हैं, तो वो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर सकती हैं। तो लोन स्ट्रक्चरिंग का प्लान कर रहे हैं आरबीआई गवर्नमेंट। वन टाइम लोन स्ट्रक्चरिंग होगा। नॉर्मली अभी की बात करते हैं, अगर आप 3 महीने के बाद कोई भी कंपनी पेमेंट नहीं कर पाती है तो उस लोन को एनपीए काउंट कर लिया जाता है। अगर हम बात करते हैं एनपीए के डेटा की, सब डेटा आपके एग्ज़ाम में, ऐसे राइटिंग में, इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज़ नोट डाउन दीज डेटा। 11.3 टू 11.6% एनपीए है फाइनेंशियल ईयर 2021 का। ये बढ़ने के चांसेस हैं 2021 में इतना, जो कि मार्च 2020 तक की बात करें ये एनपीए 8.8% ही था मार्च 2020 तक। अब हम बात करते हैं रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। रिस्ट्रक्चरिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी लोन टर्म्स हैं वो मॉडिफाई कर दी जाएंगी। इसके अलावा बैंक्स परमिशन लेते हैं आरबीआई से कि हमें एनपीए की टर्म्स कंडीशन चेंज करने की अनुमति दी जाए, ये हमारी कंडीशन है, इसे हम चेंज करना चाहते हैं। बैंक को इंटरनली भी डिसाइड करना पड़ता है कि क्या हम चेंज करना चाहते हैं रिस्ट्रक्चरिंग के मॉडल में। और क्या होता है, इसके अलावा भी काफ़ी और प्रोविजंस बैंक को रखने पड़ेंगे एनपीए के रिगार्डिंग। वो प्रोविज़न क्या है, जैसे रीपेमेंट पीरियड है। आपने सपोज 10 साल का लोन लिया तो बैंक उस पीरियड को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। रीपेमेंट जो पीरियड होता है, रीपेमेंट जो सम है, आपको इतना अमाउंट का लोन लिया, इतना अमाउंट आपको पे करना था, बैंक उसको भी वेरी कर सकता है रिस्ट्रक्चरिंग में। जो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट है, बैंक उनको वेरी कर सकता है, कम कर सकता है, या कुछ इंस्टॉलमेंट माफ़ कर सकता है। रिसेंट में आपने मॉरेटोरियम जो बैंक ने लगाया है, आरबीआई ने बैंक्स पर, या पब्लिक को जो रिबेट मिली है मॉरेटोरियम टाइम में, उस टाइप की चीज़ें भी की जा सकती है। इसमें क्या होगा, इसके अलावा क्या कर सकते हैं बैंक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली एडिशनल क्रेडिट अवेलेबल करा सकते हैं रिस्ट्रक्चरिंग के अंतर्गत। जिस कंपनी ने लोन दिया है उसको एडिशनल क्रेडिट, अगर उसको सहायता चाहिए जिससे वो लोन पे कर सके, उसका बिजनेस ग्रोथ कर जाए, तो एडिशनल क्रेडिट अवेलेबल कराया जा सकता है। कुछ ऐसी कंपनियां भी होगी जिनको एडिशनल क्रेडिट देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो लोन नहीं चुका पाएगी, तो उनका क्रेडिट रोल ओवर किया जा सकता है, उनको एक्स्ट्रा पैसा ना दिया जाए, जो और दिया हुआ पैसा है कैसे निकाला जाए, इसके लिए प्रोविज़न बैंक्स कर सकती हैं। अगर हम आरबीआई का स्टैंड देखें आज तक क्या रहा है, कि रघुराम राजन जब आए थे तो उन्होंने असेट क्वालिटी रिव्यू कराया सारे बैंक्स का,
उन्होंने डेफिनेशंस चेंज की थी एनपीए की, असेट्स क्वालिटी रिव्यू के स्टैंडर्ड चेंज किए थे, फिर उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स लाए बैंकिंग सेक्टर में। तो पता चला कि जो एक्चुअल में आरबीआई ने जो कमेटी बनाई थी वो रिपोर्ट दे रही है और एक्चुअल जो बैंक्स के पास पोजीशन है उसमें काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। बैंक की चीज़ें छुपाया करते थे, एनपीए की चीज़ें बैलेंस शीट पे बैंक से लाना नहीं चाहती थी, तो काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। तो क्या हुआ, उससे आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट को सही माना और बैड लोन का जो परसेंटेज था सन 2013 में करीबन 3.4% तक बढ़ गया था, और 2015 में फिर एनपीए बन हो गया था 4.7%, 2017 में 9.9% हो गया था। अब रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो बैंक एक और प्रोविज़न की डिमांड कर रहे हैं कि जो 90 डेज़ का ये पीरियड है इसको बढ़ा के 150 डेज़ कर दिया जाए। इसके बाद ही एनपीए किसी को घोषित किया जाएगा, बिकॉज एनपीए में क्या होता है, जो आपके स्टैंडर्ड असेट्स हैं उनका 0.4 का प्रोविजनिंग हो जाता है, और जो आपके सब स्टैंडर्ड असेट्स हैं उनका 15% तक का प्रोविजनिंग हो जाता है। मतलब ये पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है कि बैंक की अर्निंग्स पे, बैंक के प्रॉफिट में, बैंक के ऑपरेशंस में लॉस होता है। पर क्या करना चाहिए आरबीआई को, सबके लिए ये प्रोविज़न नहीं लाना चाहिए। जो सेक्टर स्पेसिफिकली इससे ज़्यादा हिट हुए हैं, लाइक टूरिज़्म की बात करते हैं, एयरलाइन इंडस्ट्रीज इससे काफ़ी हिट हुए हैं, उन सेक्टर के लिए आरबीआई ये प्रोविज़न ला सकता है रीस्ट्रक्चरिंग का। हर एक सेक्टर के लिए आरबीआई को नहीं लाना चाहिए, ऑथर इसमें सजेस्ट करते हैं। इससे ही हमें डेवलपमेंट में फ़ायदा मिलेगा, स्पेसिफिक सेक्टर पे अगर फोकस किया जाता है तो। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल था आज, दैट्स डोंट लेट द $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी गो। ये बेस था फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे, एक अच्छा आर्टिकल आया था। इसमें बताया गया था जैसे अभी कोविड-19 की क्राइसिस आए हैं तो एक बहुत डिसरप्टिव एनवायरनमेंट है, पर इसमें क्या हो सकता है, किसी मुसीबत की घड़ी में या तो आप उस मुसीबत को फेस कर सकते हो या बैंग ऑन या हेड ऑन उससे लड़ाई कर सकते हो उस प्रॉब्लम से। तो क्या हुआ कि कोविड-19 क्राइसिस की बात करें अगर, तो हमारे जो इंटरनेशनल ट्रेड में या ट्रेड में जो खामियां थी, जो फॉल्ट थे, वो एक्सपोज हो गए हैं। क्या चीज़ों पे हम फोकस नहीं कर रहे थे, उन्हें हम नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, हमें पॉजिटिव लेना चाहिए, हमें आगे के लिए उस पर सोचना चाहिए क्या हम उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि हमें एक फाइनेंशियल रोड मैप बनाने की ज़रूरत है, कैसे हम इस क्राइसिस को डील करेंगे, कैसे इसे हैंडल करना है हमें। अब हम बात करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है वर्ल्ड लेवल पे, बाकी कंपनीज़ है, वो चाइना से डिसलोकेट होना चाह रही है, चाइना से शिफ्ट होना चाह रही है अदर कंट्रीज़ में। तो इंडिया के पास ये मौका है, इंडिया को ये मौका ग्रैब करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि चाइनीज़ कंपनीज़, चाइना से जो कंपनी जाना चाह रही है, वर्ल्ड लेवल की जो कंपनीज़ है, वो बेसिकली चाहती हैं कि उनके मैन्युफैक्चरिंग में डाइवर्सिटी हो। बेसिकली अगर एक कंट्री में कोई इशू आ जाए या पर्टिकुलर कंट्रीज़ में इशू आ जाए तो उनका मैन्युफैक्चरिंग या अदर सर्विसेज ना रुकें। तो ग्लोबल सप्लाई चेन को बाकी कंट्रीज़, बाकी कंपनीज़ डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं। कंपनी बेसिकली प्लान रखने का सोच रही हैं अभी 1+चाइना प्लान। एक चाइना में तो आपका मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसके अलावा एक मिनिमम एक कंट्री में और भी आपका मैन्युफैक्चरिंग हब हो। तो China+1 की पॉलिसी कंपनी आप अपनाना चाह रही है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड लेवल की ट्रेड की, तो 13.3% चाइना का कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के ट्रेड में, और वहीं इंडिया की कंट्रीब्यूशन की बात करें दैट इज़ नियर अबाउट 1.7%। काफ़ी डिफरेंसेस हैं इसमें। अब जैसे चाइना से कंपनी जाना चाह रही है, तो इस मौके को अगर इंडिया ग्रैब करता है तो $1 ट्रिलियन ग्रॉस वैल्यू ऐड कर सकता है इंडिया अपने ट्रेड में सन 2025 तक। दिस काइंड ऑफ डेटा आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू गाइस टेक केयर ऑफ दिस डेटा, प्लीज़ नोट डाउन दिस डेटा। तो इससे क्या होगा, अगर हम 1 ट्रिलियन GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड 2025 तक ऐड कर लेते हैं, जो हमारा मेक इन इंडिया प्लान है, जो आत्मनिर्भर भारत का प्लान है, उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगा। अब इंडिया के पास एडवांटेज क्या क्या है, इंडिया के पास एडवांटेज ये है कि अब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑलमोस्ट 15% जीडीपी का 15% योगदान करता है जीडीपी में। हमारे पास एडवांटेज क्या है, क्यों कंपनीज़ को इंडिया आना चाहिए, हमारे पास बेहतरीन वर्क फोर्स है, लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन होगा इंडिया में, कंपनी का ऑपरेटिंग लॉस काफ़ी कम रहेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काफ़ी कम है इंडिया में अगर कंपनी काम करना चाहती है। न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं इंडिया के पास, इजीली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेता है इंडिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर इंडिया को मेन किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, लॉजिस्टिक्स सेक्टर या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, लाइक बस, रेलवेज, इसी के थ्रू तो सामान पहुंच पाएगा।
अलग अलग इंडिया की लोकेशन पे या वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को इस पे फोकस करना चाहिए, लाइक चाइना ने फोकस किया पिछले सालों में। सेम टॉपिक पे आर्टिकल हम डिस्कस कर चुके हैं अपने मेरे पिछले वीडियोस में, जिसमें हमने डिस्कस किया था क्यों कंपनीज वियतनाम जा रही है, इंडिया नहीं आ रही है कंपेरेटिव चाइना वियतनाम ने क्या ऐसा किया है, ये हम हमारे पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। अब चाइना में इशू क्या क्या आ रहे हैं आज की तारीख की बात करें। चाइना में जो वेजेस हैं, जो मजदूरी है, जो दिहाड़ी मजदूरी है या मजदूरी है, जो एम्प्लॉयड लोग हैं, उनकी सैलरीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम इस कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट जो इंक्रीज़ हुआ है चाइना में, सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट पे भी कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। 2008 से लेके 2019 तक की बात करें तो इंडिया में जो वेजेस बढ़े हैं 5% वेजेस बढ़े हैं, जबकि चाइना में सिमिलरली 11% वेजेस बढ़े हैं। 11%, ऑलमोस्ट 6% ज़्यादा है इंडिया से। तो वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड अभी हाई हो रहा है, चाइना का कॉस्ट लेबर की बढ़ रही है, तो इसलिए भी कंपनियाँ वहाँ शिफ्ट करना चाहती है। पहले कंपनीज का शिफ्ट होने का मेन रीज़न, वन ऑफ द मेन रीज़न यही था कि वहाँ पे लेबर कॉस्ट काफ़ी सस्ती थी। अब बात करते हैं कि करेंसी का डेप्रिसिएशन इंडियन करेंसी डॉलर के मुकाबले में 6.3% कम हो गई है। और सिमिलरली बात करें चाइनीज़ करेंसी युआन जो होता है, रेनिम्बी जो होता है, 1.8% कम हुआ है। इससे एक्सपोर्ट में बहुत फ़ायदा मिलता है। अब हम बात करते हैं कि सन 2017 से 19 तक की बात करते हैं, तो जो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है ऑलमोस्ट 29% का ग्रो किया है हम लोगों ने। एक्सपोर्ट ऑफ केमिकल सेक्टर की बात करते हैं हम, इसने ग्रो किया ऑलमोस्ट 14% तक। तो जो फर्स्ट फोकस इंडिया को करना चाहिए, जिन कंपनीज़ को शिफ्ट चाइना से इंडिया होना चाहती है, जिनका ऑलरेडी बेस इंडिया में काफ़ी अच्छा बना हुआ है, इन दो सेक्टर पे काफ़ी फोकस किया जाना चाहिए। जैसे रिसेंटली अभी सैमसंग ने किया अपना 30 साल से सैमसंग का प्लांट चाइना में था, वो प्लांट सैमसंग ने शिफ्ट करके नोएडा में स्टेबलाइज़ किया। सबसे बड़ी जो फैक्ट्री है वर्ल्ड की सैमसंग की, वो नोएडा में है। और जो चाइना में 30 साल से प्लांट चल रहा था, उससे दुगनी कैपेसिटी का प्रोडक्शन नोएडा की फैक्ट्री में, सैमसंग की नोएडा की फैक्ट्री में होता है। अब हम बात करें जो चाइना और यूएस का वॉर चल रहा था, इस वॉर का इंडिया ने फ़ायदा उठाया है और अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें 755 मिलियन का गेन आज की तारीख में इससे हो जाएगा अगर हम इससे अच्छा फ़ायदा उठाते हैं तो। अब हमें फोकस क्या करना चाहिए, इससे हमने बात की कि 2025 तक हमारा GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड 1 ट्रिलियन हो सकता है। पर जो यूएस चाइना वॉर है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए हमें। 2025 तक यूएस से जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको 2 टाइम्स करने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि बैन एंड कंपनी ने एक सर्वे किया, कंपनियों के ओनर से पूछा जो कि चाइना में स्टेबलाइज है। उनमें से 2/3 कंपनीज़ ने ये बोला कि हम चाइना से शिफ्ट करना चाहते हैं। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी का अच्छा फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि कंपनी जब शिफ्ट करना चाहती है तो हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो हमें जो डिसरप्टिव एनवायरनमेंट है, इससे बैंग ऑन या हेड ऑन करना चाहिए, इसे हमें अच्छे से फेस करना चाहिए। पर जब कंपनियों से पूछा, बैन एंड कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में 2/3 कंपनी ने ये बोला कि हम शिफ्ट करना चाहते हैं, पर उन्होंने बोला हम इंडिया नहीं जाना चाहते हैं। कई कंपनीज़ ने ये भी बोला। उसकी रीज़न आपको बता सकता हूँ कि लैंड एक्विजिशन की बात करते हैं, यहाँ काफ़ी डिफ़िकल्ट है, पैसा लग जाता है। सिमिलर लैंड एक्विजिशन का आपने एग्जांपल देखा होगा, नोएडा में जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, उसमें ज्यूरिक एयरपोर्ट को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ज्यूरिक एयरपोर्ट कंपनी को काफ़ी लॉस उठाना पड़ा है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन टाइम से नहीं हो पाया। इसके लिए इंडिया में दूसरा प्रॉब्लम है, टैक्स रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। अभी इंडिया में टैक्स लिबरल होना पड़ेगा, टैक्स हेवन कंट्री टाइप इंडिया को बनना पड़ेगा। दूसरी कंपनीज़ को टैक्स इंसेंटिव देना पड़ेगा, तभी वो लोग इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा सरकार को, MSME सेक्टर को, ताकि उनमें फ़ॉरेन का इन्वेस्टमेंट भी आए, तो काफ़ी ट्रस्ट हो लोगों का। इस सेक्टर को ऊपर उठाना पड़ेगा। और जो एक और तरीका सरकार कर सकती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी, जो फ़ॉरेन से चाइना से बहुत सस्ता जो माल चाइनीज़ कंपनियां एक्सपोर्ट करती है इंडिया में, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है। ये भी एक प्रोविज़न सरकार कर सकती है। तो हम तीसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे आज, रेजिंग वाइट लेबल ATM के बारे में। तो आर्टिकल का टाइटल था आज का, रेजिंग वाइट एलिफेंट्स। इसमें बात की गई है वाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन की। अगर हम बात करते हैं कि जो ATM की संख्या है, जिस पर्पज़ से वाइट लेबल ATMs को लाया गया था, अगर वो पर्पज़ परफेक्टली सॉल्व होता तो आज ATM की संख्या जो कि 2.3 लाख है वो दुगनी होती। अगर ये आइडिया वाइट लेबल ATM का प्रॉपरली सॉल्व हो जाता,
वाइट लेबल एटीएम आज की तारीख में 2.3 लाख इंडिया में टोटल एटीएम है, उनकी कंपेयर में 10%, दैट इज़ नियर अबाउट 23,000 वाइट लेबल एटीएम ही इंडिया में है। इसमें क्या फंडा हुआ, क्या गड़बड़ रह गई कि जो पे आउट होता है, आपने सपोज़ एक एटीएम से पैसा निकाला, जो लिमिट होती है अर्बन एरियाज़ में 3, रूरल एरियाज़ में 5 टाइम ट्रांजेक्शन की, इसके बाद आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक्स्ट्रा पैसा आपको चार्ज करना पड़ता है। इसके अलावा क्या होता है कि आपके पास एसबीआई का एटीएम है, आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं पीएनबी के एटीएम में जाके, तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा आपस में बैंक, तो ये कॉस्ट आपस में बैंक बियर करते हैं। ये कॉस्ट क्या हुआ कि बार बार आरबीआई ने रिवाइज़ किया, बैंक्स ने रिवाइज़ किया, एक बैंक से दूसरे बैंक के एटीएम में इतनी लिमिट के पैसा निकालने में आपका चार्ज लगेगा, तो ये चीज़ें काफ़ी रिवाइज़ होती गई। पर इसका फ़ायदा जो वाइट लेबल एटीएम कंपनीज़ हैं उनको नहीं मिला। ये कॉस्ट सन 2012 से उनके लिए रिवाइज़ नहीं की गई है, जबकि उनके ऑपरेशनल कॉस्ट, अदर सर्विस चार्जेस काफ़ी बढ़ गए हैं। इनसे इनको लॉस हुआ है, इनकम इनकी बढ़ी नहीं है। ये एक मेजर रीज़न रहा इस फील्ड में। अब इसके अलावा बात करते हैं कि हमने की कि 3 ट्रांजेक्शन फ्री होते हैं मेट्रो सिटीज़ में, 5 ट्रांजेक्शन फ्री होते हैं अर्बन एरियाज़ में। पर ट्रांजेक्शन जो आप एक्सीड करते हो 3 या 5 की जो लिमिट बताई हमने, इससे 20 से 30 रुपये एक्स्ट्रा हर ट्रांजेक्शन का आपको लिया जाता है। उस 20 से 30 जो रुपये लिया जा रहा है ट्रांजेक्शन, तो बेसिकली अगर वाइट लेबल एटीएम से होता है तो मैक्सिमम पैसा वाइट लेबल एटीएम जिस कंपनी का उसको जाना चाहिए, जबकि उन कंपनी को 8 से 15 रुपये ही मिलते हैं, जबकि बैंक 20 से 30 रुपये लेती है। अब इन कंपनीज से सर्वे किया गया कि इन पर कितने ट्रांजेक्शन होने चाहिए पर डे में, उनको प्रॉफिट में ये लोग आना शुरू हो जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड 125 ट्रांजेक्शन। पर इतने ट्रांजेक्शन मैक्सिमम एटीएम में नहीं हो पाते हैं। उसकी रीज़न से डिजिटल पेमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग कैश नहीं निकालना चाहते। एक और रीज़न क्या रहा इनकी लॉस मेकिंग होने का, सपोज़ आपको 3 ट्रांजेक्शन की लिमिट दे दी गई है एटीएम से, इसके बाद पैसा निकालोगे तो आपका चार्ज लगेगा। पर इसलिए लोग क्या करते हैं कि एक बार में 3 बार जो अमाउंट निकालेंगे तो बहुत हैवी अमाउंट निकालने लगते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट निकालने लगते हैं। तो उससे क्या होगा कि कंपनीज़ जो वाइट लेबल एटीएम कंपनीज़ हैं उनको एटीएम में बहुत पैसा फिल करना पड़ता है, बिकॉज लोग बहुत हैवी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और इसको एक बहुत बार बार पैसा फिल करना पड़ता है, और जो भी पैसा फिल करते हैं बहुत हैवी कैश फिल करना पड़ता है। बहुत मेंटेनेंस काफ़ी हाई हो जाती है इस रूल से, बिकॉज 3 से लिमिट जो एक्सीड हुई उसका आपको पैसा भी नहीं मिल रहा, और जो 3 के लिए जो पैसा मेंटेन करना है उसमें भी आपके चार्जेस बढ़ गए हैं पहले के कंपेयर में। तो जो मशीन की जो होता है कैश लोडिंग जो होता है बहुत हैवी रहता है मशीन में आज की तारीख में, और आपके ऑपरेटिंग चार्जेस भी वाइट लेबल एटीएम कंपनीज़ के बहुत बढ़ गए हैं। अब बात करते हैं कि ब्राउन लेबल कंपनीज थोड़ी फ़ायदे में है एज़ कम्पेयर टू वाइट लेबल एटीएम से, बिकॉज ब्राउन लेबल एटीएम में क्या होता है कि जो लोगो लगा हुआ होता है बैंक का लोगो लगा हुआ होता है। आपने वाइट लेबल एटीएम देखा होगा, बेसिकली फंडा यही है वाइट लेबल एटीएम का, इसमें बैंक का लोगो यूज़ नहीं होता है। तो लोगों को लगता है कि ये तो एसबीआई का एटीएम नहीं है, किसी फेमस बैंक लाइक पीएनबी का एटीएम नहीं है, ये दूसरी किसी कंपनी का एटीएम है, हम यहाँ से पैसे नहीं निकालेंगे। तो लोगों को आज तक वो ट्रस्ट जनरेट ही नहीं हो पाया वाइट लेबल एटीएम्स पे। अब वाइट लेबल एटीएम की इतनी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि देखो मेट्रो सिटीज़ में तो काफ़ी एटीएम अवेलेबल है, फिर भी आज की तारीख में कम है। पर रूरल एरियाज़ में इनकी टायर 3 टायर 4 सिटीज़ या विलेजेस में या छोटे स्मॉल टाउन्स में इनकी नीड्स बहुत ज़्यादा है वाइट लेबल एटीएम्स की। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरत है। अब हमने क्या करते हैं, एक बात करते हैं हम एक्सेप्ट डिपॉजिट मशीन। जो मशीन आप देखते होंगे बैंक्स में आप पैसा डाल दो मशीन के अंदर, आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। जो डिपॉजिट एक्सेप्टिंग मशीन्स हैं उनके साथ क्या हुआ है कि जब आरबीआई ने लगाना चालू किया था तो बैंक्स ने सब्सिडी प्रोवाइड की थी। सिमिलरली टाइप की सब्सिडी वाइट लेबल एटीएम को प्रोवाइड करनी चाहिए, जो कि आज तक प्रोवाइड नहीं की गई है, क्योंकि सिमिलर स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट यही है इनका। पर बात करते हैं कि सब्सिडी एक टेम्परेरी इफेक्ट हो सकता है। अगर कोई कंपनी डूब रही सेक्टर को इंस्टेंट या थोड़े टाइम के लिए बचाने के लिए हो सकता है। इसके अलावा ऑथर का सोल्यूशन देते हैं कि जो रेपो रेट है उसको लिंक कर दिया जाए। जो वाइट लेबल एटीएम कंपनीज को जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना है उसके लिए जो फंडिंग उठाती है वो रेपो रेट पे उठा पाए, ऐसा प्रोविज़न आरबीआई को करना चाहिए। सब्सिडी देनी चाहिए, लाइक सोलर सेल में सब्सिडी दी जाती है इंपोर्ट में, सोलर सेल के सोलर पावर में, उस टाइप के सब्सिडी प्रोविज़न भी आरबीआई वाइट लेबल एटीएम कंपनीज़ के लिए ला सकता है। अगर हम एटीएम की बात करते हैं, वाइट लेबल एटीएम एनी काइंड ऑफ एटीएम, ये फर्स्ट लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट होता है, स्पेसिफिकली टायर 3 टायर 4 स्मॉल विलेजेस में, बिकॉज बैंक हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं। बैंक को इनकी नीड है
वाइट लेबल एटीएम्स की। आज भी हमारे देश में एटीएम की संख्या बहुत कम है, जैसे हमने बात की 2.3 लाख ही एटीएम है, वाइट लेबल ऑलमोस्ट 23,000 है। तो ये संख्या बहुत बढ़ाई जानी चाहिए। वाइट लेबल एटीएम कंपनीज़ को, इस सेक्टर को स्पेसिफिकली सरकार को सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के पर्पज से। सो गाइज, आज हमने बहुत 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए सेबी और आरबीआई के एग्जाम्स के लिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।